देखिए, तो अभी यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट और समझना है आपको कि अगर आपको ये लेंथ गिवन हो और जब आप एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहे हैं तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों इक्वल हाफ्स की जो फोकल लेंथ होगी वो आपको सेम दिख रही है, बट मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ये दोनों इक्वल हाफ्स ही नहीं, बल्कि अगर मैं इस लेंस को इस एक्सिस के लॉन्ग कट कर दूं, ये देखिए इस एक्सिस के लॉन्ग कट कर दूं, ये देखिए, तो अब मुझे जो दो पार्ट मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे। एक पार्ट तो ये होगा, छोटा होगा कंपेरेटिवली इस बार ये पार्ट, एंड एक पार्ट ये वाला होगा। बताइए, ऐसे दो पार्ट मिलेंगे। इन दोनों ही पार्ट्स की जो फोकल लेंथ होगी वो अभी भी सेम ही रहने वाली है, दोनों की फोकल लेंथ सेम ही रहेगी, जितनी ओरिजिनल लेंथ की थी उतनी ही, क्योंकि इस स्मॉलर पार्ट में भी इंसिडेंट होने वाली जो रेस थी, जो पहले इंसिडेंट हो रही थी जहां पर जा रही थी, अभी भी वो वहीं पे जाएंगी। अगर हम इस वाले पार्ट को कट करके हटा दे तो भी यहाँ पे जो रेस इंसिडेंट हो रही होंगी वो अभी भी वहीं पे जा रही होंगी जहां वो पहले जा रही थी, मतलब फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो एक एग्जांपल अब देखते हैं, देखिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देखिए एग्जांपल क्या है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसको हमने प्लेस कर रखा है 0.3 मीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर विच इज कट इनटू टू हाफ्स each of which is separated by a 0.5 mm as shown in the figure. Find the position of the image. If more than one image is formed, find their numbers and the distance between them. कितनी इमेज बनेगी, इनके बीच में क्या सेपरेशन होगा एंड पोजीशंस क्या होंगी, ये हमको बताना है। तो अगर एक लेंस था जिसकी फोकल लेंथ इनिशियली 20 सेंटीमीटर थी, तो आप जब इसको कट करके दो पार्ट बनाएंगे तो इन दोनों ही पार्ट्स की जो फोकल लेंथ होगी वो तो सेम ही रहने वाली है, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। बताइए, अब आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा था इस ओरिजिनल लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, आपको इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है मैं सिर्फ उसको एक डायग्राम के अंदर मैप कर रहा हूँ। ये तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था हमने, 0.3 मीटर पर, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस लेंथ इज 0.3 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन लेंथ को इनकी इन पोजीशन से देखिए क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। इसको 0.5 mm ऊपर एंड इसको 0.5 mm नीचे, कुछ ऐसा कर दिया है। आपको पता है कि मिरर के अंदर हमने सेम केस पढ़ा हुआ है, अगर आप इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है इनके साथ जो अटैच होती हैं वो इनके साथ ही शिफ्ट हो जाती है। तो अब इस वाले लेंस के लिए आप बोलेंगे कि इस वाले लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली नहीं रहेगी बल्कि ये वाली है, एंड इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कुछ डेप्थ में रखा हुआ है लाइक दिस, है ना। एंड इसी तरह से ये जो आपको ये वाली जो आपको लेंस दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, उस पार्ट की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये वाली होगी, एंड इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बल्कि अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है। किसी एक पार्ट को सॉल्व करें अगर, तो किसी एक पार्ट के लिए लेट हम यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए बात करना है। ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए बात करना है, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी एंड किस साइज की होगी, ये दोनों चीजें हमको बतानी है। तो इमेज कहाँ पर बनेगी इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/f इक्वल होगा 1/v माइनस 1/u के। आपको वैल्यूज गिवन है सबकी, आपको f की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस से +2 ले लेंगे, v अननोन है, u की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू 30, देखो 0.3 मीटर है तो 30 सेंटीमीटर है बट माइनस का 30 होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30 इक्वल होगा 1/v के। v की वैल्यू यहाँ से 60 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या, 60 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ v। तो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, यहाँ पर रफली मैं कहीं दिखा देता हूँ, ये देखिए। एंड इमेज के लिए आप बोलेंगे कि भाई मैग्निफिकेशन जो होता था हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो v बाई यू के इक्वल होता था। इसको भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो लेट हाइट ऑफ इमेज मुझे लिखना है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में सारी बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, तो इसके लिए हम हाइट क्या लेंगे ऑब्जेक्ट की, स्मॉल हाइट क्या लेंगे नेगेटिव। तो अब 0.5 mm है ये लेंथ, दिस लेंथ इज 0.5 mm, तो आप इसको 0.5 mm अगर कंसीडर करेंगे तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा, तो माइनस का 0.5 इक्वल होगा v बाई यू, v की वैल्यू 60 है प्लस का, एंड u की वैल्यू माइनस का 30 है। बताइए इसको सॉल्व करें अगर, तो हाइट ऑफ इमेज आपको पॉजिटिव मिल रही है, एंड कितनी मिल रही है, तो ये देखिए ये आ रहा है 2 into 1 मतलब 1 mm, हाइट ऑफ इमेज 1 mm। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से, इस लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर कहीं इमेज बन रही होगी इस हाइट पर। दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज। बताइए यहाँ पर इमेज बनाई फर्स्ट पार्ट ने, तो सिमिलरली यहाँ पर ही इमेज बनाई होगी सेकंड पार्ट ने। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपने 60 सेंटीमीटर कैलकुलेट की हुई है। अब बताइए क्या बोल सकते हैं हम कि दो इमेजेस बन रही हैं, एंड दोनों ही इमेजेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, तो दिस इज 1 mm, दिस लेंथ इज 1 mm, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन था वो तो 1 mm था ही, ये इन दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का सेपरेशन। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी बिटवीन I1 एंड I2, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस विल बी 3 mm, 3 mm डिस्टेंस होगी दोनों ही इमेजेस के बीच में। बताइए ठीक है। मैं पहले नोट कर देता हूं फिर आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस था, forms 2 times magnified image of an object kept at a distance of 15 centimeter from it। देन हमने इस लेंस को कट भी किया है। कट कैसे किया है, ये डायग्राम में क्वेश्चन के साथ ही आपको डायग्राम भी गिवन है। हमने इसको इस तरह से कट किया हुआ है, ये क्वेश्चन के साथ ही आपको गिवन था डायग्राम, ठीक है बेटा, ऐसे। अब आपको बोला जा रहा है बताइए नया मैग्निफिकेशन क्या होगा अगर इनिशियली मैग्निफिकेशन 2 था, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट से शुरू करते हैं एकदम। क्या हो रहा है देखें भाई, पहले सबसे पहले लेंस ये था, इनिशियली आपको गिवन है कि जो मैग्निफिकेशन था वो 2 था। अच्छा यहाँ पर ये भी मेंशन है 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, रियल इमेज की बात हो रही है, तो 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज थी इनिशियली। तो इनिशियली जो मैग्निफिकेशन था उसके लिए मैं मान रहा हूँ कि लेट फोकल लेंथ f थी। अब जो फोकल लेंथ हो गई होंगी इन दोनों पार्ट्स की 2f हो गई होंगी, कुछ भी नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, तो फोकल लेंथ कितनी हो चुकी होगी 2f। तो f फोकल लेंथ थी इनिशियली। अब बोलेंगे मैग्निफिकेशन जो होता है वो तो f अपॉन f प्लस यू, एक ये भी फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ हमने, ऑब्जेक्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, मैग्निफिकेशन जो होगा रियल इमेज बनेगी अगर तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन माइनस का 2 होगा। डबल तो है साइज बट इन्वर्टेड है इसलिए माइनस का 2। फोकल लेंथ कितनी है अननोन। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे भी f अननोन एंड u की वैल्यू माइनस का 15 होगी, रियल ऑब्जेक्ट है तो। सॉल्व करें इसको तो माइनस का 2f प्लस का 30 इक्वल होगा f के, ये 3f इक्वल होगा ना बेटा 30 के, तो f की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी क्या। तो फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर आपने निकाल दी है, तो अब आप जब एक पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो अब जो हमारे पास अरेंजमेंट बचेगा वो तो ये वाला बचेगा। लेट मैंने एक पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ 2f मतलब 20 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो फोकल लेंथ होगी f डैश मान लें तो वो 2f के इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। अब जब आपने सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, भाई हमने और कोई चेंज तो किया ही नहीं है, तो हम 15 सेंटीमीटर पे अभी भी ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं यहाँ पर। एंड अब आपसे पूछा जाए बताइए मैग्निफिकेशन कितना, तो अब नया मैग्निफिकेशन जो है वो m डैश मान सकते हैं। आप बोलेंगे f डैश अपॉन f डैश प्लस u, ये चेंजेस आएंगे। f डैश की वैल्यू 20 अपॉन 20 प्लस माइनस का 15 कितना आ रहा है ये, तो आपको दिख रहा है 20 अपॉन 5। बोलो बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो गई, तो दिस विल बी 4।
एंड आपको ये कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज जो है वर्चुअल बनने लगी होगी, अब इरेक्ट इमेज बन रही होगी, तभी तो पॉजिटिव यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब एक यहाँ पर टर्म आ रहा है, देखिए, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से क्या मतलब है, इसको समझिए। पावर का जो सिंपली हम जनरल लाइफ में मीनिंग लेकर के चलते हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ से, है ना। बट अलग अलग केसेस में स्ट्रेंथ का मतलब अलग अलग होता है। जब आप किसी मैकेनिकल मशीन्स की बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए पावर का मतलब कुछ और होता है। जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो पावरफुल सिस्टम की बात होती है, तो वहां पर पावर का मतलब कुछ और होता है, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो जाता है वो, है ना, कितने फास्ट कोई सिस्टम मूव कर सकता है, कितना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, तो वहां पे पावर का सेंस कुछ और होने लगता है। तो पावर का एक जनरल सेंस जो है ना जनरल लाइफ के अंदर, वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। वैसे ही लेंस के लिए पावरफुल होने का मतलब क्या है, कोई लेंस जो है ज्यादा पावर का है, इससे जनरल सेंस क्या निकल कर आ रहा है कि बेसिकली अगर हम देखें तो किसी लेंस का जो मेन पर्पस है वो रेज को कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है। अब जो रेज जितने ज्यादा इजिली डाइवर्ज या कन्वर्ज कर पाएगी, जो लेंस जितना ज्यादा इजिली कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है रेज को, उस लेंस को हम उतना ही ज्यादा पावरफुल बोलेंगे। इन जनरल सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए, मैंने यहाँ पर दो लेंस लिए हुए हैं। ये देखिए, ये लेंस L1 बोल दिया है, इसको L2 बोल दिया है। इन दोनों ही लेंस में मैंने सेम सेट ऑफ इंसिडेंट रेज यहाँ पर मैंने इंसिडेंट कराए हुए हैं। ये देखिए, सेम सेट ऑफ रेज इंसिडेंट हुई है यहाँ पर, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, अब जब आप इनको ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, सेम है, मैं बोल रहा हूँ दोनों में सेम सेट ऑफ रेज मैंने इंसिडेंट कराएंगे, तो मैंने देखा कि ये वाला जो लेंस L1 था, इससे इंसिडेंट होने के बाद जो रेज हैं वो कुछ ऐसे पहुंच रही हैं, देखो कुछ ऐसे आ रही हैं, है ना। एंड हमने देखा कि दूसरे वाले पे इंसिडेंट होने के बाद जो रेज हैं वो कुछ ऐसे आ रही हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए इन दोनों में से जो रिफ्रैक्टेड रेज है उसमें से ज्यादा कन्वर्जिंग रेज कहां पर है। कन्वर्जिंग तो दोनों ही है, बट इस सेट में यहाँ पर जो आपको रिफ्रैक्टेड रेज दिख रही है वो मोर कन्वर्जिंग है एज कंपेयर टू दिस सेट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। बताइए है क्या, क्लियर है। तो आप इसका मतलब बोल सकते हैं कि हमने सेम बीम जब इस पे इंसिडेंट कराई तो ये इतनी डिस्टेंस पे कन्वर्ज करा पाया है, एंड जब लेंस L2 पे इंसिडेंट कराई तो ये कंपेरेटिवली कम डिस्टेंस पे ही कन्वर्ज करा पा रहा, मतलब ज्यादा ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ इसने इन रेज को कन्वर्ज किया हुआ है ना। तो इसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इस लेंस की L2 की कन्वर्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है, या इसको अगर मोर स्पेसिफिकली बोले तो इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, यही तो बोलेंगे। बताइए क्या बोल रहे हैं हम, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। तो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर या पावर क्या है, इसका थोड़ा सा आपको फील अब यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि कितना इजिली कन्वर्ज करा पा रहा है कोई लेंस या कितना इजिली डाइवर्ज करा पा रहा है। इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वांटिटी यूज कर रहे हैं जिसको हमने पावर बोला हुआ है। ठीक है, पावर कैसे रिलेटेड है यहाँ पर, फोकल लेंथ के साथ, इसको समझिए। अगर हम इसकी फोकल लेंथ को मान लें f1, तो ये होगी f1, एंड इसकी फोकल लेंथ को अगर f2 मान लें तो ये f2 होगी बेसिकली। ये देखिए, ये लेंथ f2 ही तो होगी। तो जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, एंड जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है। बताइए समझ पा रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे एक रिलेशन पावर का दिख रहा है फोकल लेंथ के साथ। तो इसी रिलेशन की हेल्प से हमने पावर को डिफाइन भी कर रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो पावर है इसको हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, पावर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा उस लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर उतनी ही कम। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो ये यहाँ पर आपको रिलेशन याद रखना है पावर का। पावर की यूनिट भी हम डिफाइन करते हैं, यूनिट
तो यूनिट इसकी होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर होती है, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको पावर कैलकुलेट कर रहे हैं इस रिलेशन से, तो जब आप यहाँ पर एफ को मीटर में लेंगे तब आपको जो यूनिट मिलेगी पावर की वो डायोप्टर में मिलने वाली है। अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे तो आपको रिलेशन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, रिलेशन वही है। फोकल लेंथ मीटर में हम लेते हैं, ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो केसेस हो सकते हैं, दो तरह से हम लेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। केस 1, when two or more thin lenses are kept in close contact। ठीक है, एक केस है। दूसरा केस है when two thin lenses are kept with some space between them। तो एक बार स्पेस भी है, एक बार स्पेस नहीं है, दो केसेस ऐसे बन रहे हैं। तो पहले केस को क्लियर करते हैं, क्या है फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस ये वाला था कि सपोज यहां पर ये एक लेंस था। देखिए ये एक लेंस है, ये लेंस था। इसके क्लोज कांटेक्ट में ला करके मैंने एक दूसरे लेंस को रख दिया है। देखिए एक ये था, एक ये मैंने ला करके रख दिया है। थिन लेंस की ही बात हो रही है ऐसे। एंड अब मैंने क्या बोला आपसे कि लेट ये दोनों जो लेंस थे जिनकी फोकल लेंथ, अब ये कन्वर्जिंग होंगे डाइवर्जिंग होंगे इसकी बात नहीं हो रही है, इनका नेचर कुछ भी हो सकता है, इनके मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। अभी इन सारी चीजों की बात नहीं हो रही, बात क्या हो रही है कि इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग के अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ के जो साइन होंगे वो चेंज होंगे ऑब्वियसली। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है बेटा, अब इस ऑब्जेक्ट से इमेज कहां पर बन रही है, इमेज बनानी है मुझे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है, तो उसके लिए मैं एक रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। लेट ये ऐसे रेज जा रही थी, आपको पता है एक रे तो ऐसे होगी जो स्ट्रेट ऐसे जा रही होगी, उसके लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं। दूसरी रे जो थी एक ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद ये रे ऐसे जा रही थी, देखिए ऐसे गई होगी, मैंने माना है रिजल्टिवली। एंड ऐसे जाने के बाद ये रे ऐसे जा रही थी, बट इस पॉइंट पे ये ऐसे जाती, बट इस पॉइंट पे इस लेंस के अंदर एंटर जब ये की होगी, उसके बाद जब ये बाहर निकली होगी, तो इस लेंस की वजह से वन मोर टाइम यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया होगा। डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ से गई है, फिर ऐसे बेंड हुई है, फिर ऐसे बेंड हुई है, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। समझ पा रहे हैं? बताइए क्या आपको ये क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है क्लियर? यस सर। इसके अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इस पोजीशन पे बनाई है, एंड फाइनल इमेज जो बनी है वो यहाँ पर बनी है। ये फाइनल इमेज है, बताइए। तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि लेट यहाँ पर यू डिस्टेंस थी ये, एंड ये v डिस्टेंस है फाइनल इमेज की पोजीशन, एंड इस वाले को भी हमने v1 यहाँ पर कंसिडर कर रखा है, हम इसको v1 एडिशनली कंसिडर करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप समझिए क्या करना है। देखिए फर्स्ट फ्रॉम L1
फर्स्ट लेंस को L1 बोलना है, सेकंड को L2। फ्रॉम L1 फर्स्ट लेंस से होने वाला जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि 1/V1 माइनस 1/U इक्वल होगा 1/F1। एग्जैक्टली हम यहाँ पर अब कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये लेंस जो है वो कन्वर्जिंग ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो यहाँ पर मैंने कोई केस ले लिया जनरली, ठीक है, तो मैं किसी का साइन नहीं यूज कर रहा हूँ। देन फ्रॉम L2, जब L2 के लिए बात होगी तो L2 के ऊपर L2 जो लेंस है उस पर इंसिडेंट होने वाली रेज कौन सी हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली रेज है। ये दोनों रेज कैसी थी, ये दोनों रेज तो इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड थी, तो मतलब L2 पे जो रेज इंसिडेंट हो रही है उनकी अकॉर्डिंगली अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो I1 इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2, ठीक है ना। तो फॉर L2 आप बोलेंगे कि जो इमेज बनी है वो I पोजीशन में बनी है एंड ऑब्जेक्ट I1 था, तो L2 के लिए 1/V माइनस का 1/U की वैल्यू V1 हो गई है, इक्वल होगा 1/F2। ये दो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को ऐड किया है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/V माइनस 1/U आ जाएगा, 1/V1 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया है। देन ये रिलेशन इक्वल है 1/F1 प्लस 1/F2 के। बताइए ठीक है, क्लियर। अच्छा अगर ये दोनों लेंस यहाँ पर ना होते बल्कि इन दोनों की जगह पे एक सिंगल लेंस यहाँ पर होता ऐसा, तो सिंगल लेंस के लिए आप क्या बोलते हैं कि लेट अगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं उतनी ही डिस्टेंस पे सिंगल लेंस से, एंड मैंने देखा कि ये उसी पोजीशन पर इमेज बना रहा है जहां पर उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा था, V डिस्टेंस पे। देखिए U डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा, V डिस्टेंस पे अभी भी हमें इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट था उतना ही इफेक्ट ये जो लेंस है ये अकेले ही शो कर पा रहा है। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी दैट कैन बी रिगार्डेड एज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस लेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप रिलेशन लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल होगा ना 1/F इक्विवेलेंट। अब यहाँ से इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को देखेंगे तो आपको दिख रहा है 3 एंड 4 से कि 1/F इक्विवेलेंट इक्वल होगी 1/F1 प्लस 1/F2 के। बोलो बेटा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन यहाँ पर हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ दो लेंस के लिए नहीं है ये रिलेशन, आप अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली कई सारे लेंस ऐसे रख देंगे, बट कंडीशन है यहाँ पर कि थिन लेंसेस की बात हो रही है ना। तो अगर कई सारे थिन लेंसेस को आप ऐसे 2 3 4 को ऐसे क्लोज कांटेक्ट में रख देंगे तो आपको ये रिलेशन इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप सबके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या इसको हम एक इनडायरेक्ट वे में ऐसे भी समझते हैं कि बेसिकली जब दो लेंस आपने यूज किए हैं तो इन दोनों लेंस का पर्पस क्या था समझिए। अभी अगर मैं मान लूं कि लेट दोनों ही कन्वर्जिंग हैं या दोनों डाइवर्जिंग थे, कुछ भी हो सकता था, तो अभी जब रेज एक बार इस लेंस से पास होंगी तो ये जो लेंस है ये अपनी अपनी जो नेचर है इसका कन्वर्जिंग नेचर अगर, तो ये रेज को कन्वर्ज करेगा ये लेंस, एंड वो रेज जब यहाँ पर इस लेंस को पास करेंगी तो ये वाला लेंस भी उनको कन्वर्ज करेगा। तो दोनों ही लेंस जो है सेम रेज पर दो बार कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों के लिए हम बोल रहे हैं कंबाइनली कि बेसिकली इसकी पावर अगर P1 मान लें, इसकी पावर अगर P2 मान लें, है ना, तो इक्विवेलेंटली जो यहाँ पर लेंस आएगा उसकी पावर उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि इन दोनों की अलग अलग थी। इन दोनों की जितनी अलग अलग थी, मतलब इन दोनों का जो इन दोनों के अलग अलग रखने पे जो इनके इक्विवेलेंटली पावर थी उतनी ही पावर इस इक्विवेलेंट लेंस की भी होनी चाहिए। बताइए समझ पा रहे हैं। तभी तो आप बोलेंगे कि अगर यहाँ पर हमने एक पैरेलल बीम को इंसिडेंट कराया है तो जहां पर ये कॉम्बिनेशन कन्वर्ज करा पाएगा वहीं पर ये अकेला लेंस भी इन पैरेलल बीम्स को कन्वर्ज करा पाएगा। बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो पावर अकेले की है उतनी ही पावर इन दोनों कंबाइन नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम इस रिलेशन को लिख सकते थे। कैसे लिखेंगे, तो आपको अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो आप बोलेंगे कि भाई P इक्विवेलेंट इक्वल होना चाहिए था P1 प्लस P2 के।
P1 का मतलब है 1/f1, अगर फोकल लेंथ इसकी f1 है, इसकी f2 है, तो P1 का मतलब 1/f1, P2 का मतलब 1/f2 एंड P इक्विवेलेंट का मतलब 1/f इक्विवेलेंट, एंड दिस विल बी द रिलेशन। बताइए समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक तरीका है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर्स जो होती हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। अब इनमें से एक कन्वर्जिंग होता, एक डाइवर्जिंग होता, तो उसके अकॉर्डिंगली एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, एक की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाती है, एक की नेगेटिव हो जाती है। बताइए समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? तो विद द साइन आप यहाँ पर फोकल लेंथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस है। पहला केस तो ये था जब हमने क्लोज कॉन्टेक्ट में रखा था। सेकंड केस है केस 2, जो हमने क्लोज कॉन्टेक्ट में लेंसेज को नहीं रखा होगा। तो अब क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं रखा है, तो उसके अंदर भी दो केस है। ये वाला जो केस है, इसमें समझिए केस है कि लेट दो लेंसेज थे, ठीक है बेटा, डी एंड डी, सॉरी दो लेंसेज थे L1 एंड L2, एंड इनके बीच का सेपरेशन मैंने कंसिडर किया है डी। इनकी फोकल लेंथ है f1 एंड f2। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होती है, अब इसका एक पूरा रिजल्ट है, इसका पूरा एक डेरिवेशन है, बट वो डेरिवेशन अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसके रिजल्ट की बात करना डायरेक्टली कि इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लिखते हैं, देखिए 1/f इक्विवेलेंट इक्वल होता है इस केस में 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। ये रिलेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। आप इन दोनों ही लेंसेज को हटा करके इनकी जगह पर इक्विवेलेंटली एक लेंस रख सकते हैं। बट ये जो रिलेशन है कब वैलिड है इसको भी समझिए। ये रिलेशन कब वैलिड है, एंड ये जो इक्विवेलेंट लेंस आप यहाँ पर इन दोनों को हटा करके रखेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, इन दोनों की भी एक कंडीशन है, समझिए। इक्विवेलेंट लेंस जो होगा उसकी फोकल लेंथ इतनी होगी, एंड वो जो लेंस होगा वो हम रखते हैं, देखिए कहां पर, सेकंड लेंस से। ये जो आपको मैंने यहाँ पर एक पोजीशन दिखाई हुई है, इस पोजीशन को देखिए, आप इन दोनों को रिमूव करके इनकी जगह पर वो इक्विवेलेंट लेंस रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे। एंड ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैंने x बोला हुआ है, ठीक है। एंड x इज गिवन एज, देखिए x कैसे दिया जाता है, x इक्वल होगा d इंटू एफ इक्विवेलेंट अपॉन f1। समझ पा रहे हैं? d इंटू एफ इक्विवेलेंट अपॉन f1, ये होगी x की पोजीशन। एंड ये रिलेशन कब वैलिड, इसकी भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, इनफाइनाइट पे होना चाहिए। ये देखिए ऐसे इंसिडेंट रेज आपको कैसी लेनी पड़ेंगी, इनफाइनाइट से आती हुई आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। बहुत फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट होना जरूरी है अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, इसके साथ कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। दिस रिलेशन is valid when object is at a very large distance। ठीक है, ये तो मतलब एक तरीके से बहुत ही स्पेशल केस है, एक तरीके से, है ना। इस स्पेशल केस के अंदर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर सपोज आपको ऐसा केस दिया दिया है कि लेंसेस हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन भी है, बट ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज डिस्टेंस में नहीं है, मतलब हम इस केस से बाहर आ गए, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर ये एक लेंस होता, ये एक लेंस होता, बीच का सेपरेशन d होता, एंड एज वेल एज इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, एंड ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होता। ये देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर बेटा, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, लाइक लेट दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
दैट ये है ऑब्जेक्ट। तो अब इस केस में हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर सकते, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही जो हम पहले करते हैं, हम फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन कराएंगे, हम सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन कराएंगे, हम फाइनल इमेज की पोजीशन फाइनली बताएंगे। कोई भी और हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा, हम डायरेक्टली हर एक एलिमेंट से अलग अलग रिफ्रैक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, ओके। आपको बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल थिन कन्वर्जिंग लेंस से आर केप्ट इन कांटेक्ट, अभी ये पहला केस है ना, आर केप्ट इन कांटेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इफ इमेज produced is 4 times enlarged, then what is the optical power of each lens? तो दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो दोनों की ही फोकल लेंथ सेम है, तो एफ एंड एफ मान लेते हैं दोनों की फोकल लेंथ। तो आप बोलेंगे भाई इक्विवेलेंट जो लेंस होगा, उस इक्विवेलेंट लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल होगी 1/f प्लस 1/f। तो 2/f, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू f/2 आ गई, तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, f/2। अब उन दोनों ही लेंसेस को हटा करके मैंने उनकी जगह पे एक सिंगल लेंस रख दिया है, एंड ऑब्जेक्ट 12.5 सेंटीमीटर पे रखा था इस कॉम्बिनेशन से। तो ये लेंथ जो है वो, ये ऑब्जेक्ट है, एंड ये लेंथ जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है, बताइए ठीक है, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, अब बताइए कि अगर इमेज 4 टाइम्स इनलार्ज्ड है, 4 टाइम्स इनलार्ज्ड है, देन व्हाट इज द ऑप्टिकल पावर ऑफ ईच लेंस। तो अब आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी गई है, मैग्निफिकेशन कितना है, 4 है, तो मैग्निफिकेशन अगर 4 है तो बताइए हम क्या करें उसके लिए। अब तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एफ इक्विवेलेंट अपॉन एफ इक्विवेलेंट प्लस यू, ये बनेगा फॉर्मूला। वैल्यूज रखते हैं, एम की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है बेटा। एफ इक्विवेलेंट आपको f/2 गिवन है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, एफ इक्विवेलेंट ऐसे ही रहने दो, ये है माइनस का 12.5, बताइए ठीक है ना, हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव भी होगा, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव ले लिया इसका, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली कन्वर्जिंग लेंस ही तो है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस ही था, तो अभी मैंने इसको नेगेटिव भी ले लिया है। अब ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करें तो माइनस का f 4 टाइम्स ऑफ f इक्विवेलेंट प्लस का 12.5 इंटू 4 50 इक्वल हो जाएगा f इक्विवेलेंट के, यहाँ से 5 टाइम्स ऑफ f इक्विवेलेंट इक्वल होगा 50 के, f इक्विवेलेंट की वैल्यू 10 आ गई है, f इक्विवेलेंट वाज इक्वल टू f/2, तो f की वैल्यू यहाँ से 20 सेंटीमीटर आ गई है। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है व्हाट इज द ऑप्टिकल पावर ऑफ ईच लेंस, तो जो लेंस थे, अब ये तो उनकी जगह कंबाइनली हमने यूज किया हुआ है, बट एक्चुअल में तो दो लेंस है, तो उन लेंसेस की ऑप्टिकल पावर क्या होगी, तो अब लेंस की ऑप्टिकल पावर का मतलब है कि वो तो 1/f होगी। अब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जो f यूज करेंगे वो सेंटीमीटर में यूज करेंगे, तब आपको आंसर डायोप्टर में मिलेगा। तो 1/0.2 दिस विल बी द पावर ऑफ द ईच लेंस। तो कितना आ रहा है बेटा, 5 डायोप्टर, पावर कितनी आ रही है, 5 डायोप्टर के इक्वल आ रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन पहले उसको लेकर के एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। An object is placed at a distance of 20 cm to the left of and on the axis of convex lens L1। तो पहले एक लेंस का जिक्र हुआ है क्वेश्चन के अंदर L1, एंड इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, एंड इसके लेफ्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ये देखिए ऐसे कुछ, देखो यहाँ पर हमने कहीं पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, ये मान लिया है ऑब्जेक्ट, एंड दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन क्या हो रहा है, सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली, दोनों की एक्सिस कॉमन होगी, टू द राइट ऑफ लेंस L1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L1। L1 से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कुछ ऐसे हमने एक सेकंड लेंस को प्लेस कर रखा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, एंड इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही है, ये f1 बोली जा सकती है, ये f2 बोली जा सकती है, ये L2 है लेंथ। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है आपसे, फाइंड द पोजीशन
ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। क्या करेंगे, अब भाई ऑब्जेक्ट तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, अगर इनफाइनाइट पे होता तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते, बट ये तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, एंड अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो अब हम यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, हमें दोनों ही लेंसेज से 1/1 रिफ्रैक्शन कराना पड़ेगा। तो फॉर L1, सबसे पहले L1 की बात कर लें, तो U की वैल्यू बेटा माइनस का 20 सेंटीमीटर है, F की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, प्लस का V अननोन होगा, तो 1/V इक्वल होगा 1/F1 माइनस 1/U। सो 1/25 माइनस 1/माइनस का 20, ये बनेगा। ये कितना बन रहा है, दिस विल बी 50, नहीं सॉरी 100, ये आएगा 4, एंड ये कितना आएगा, ये आएगा 5, 1/V। बताइए V की वैल्यू 100/9 सेंटीमीटर आ रही है। तो पॉकेट में डाल दो यार, क्या हो गया, हरी वाले में क्या हुआ है, हरी तो V की वैल्यू माइनस का 100 आई है, यहाँ पर कैलकुलेशन में चेक करिए वापस से, तो नेगेटिव था यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इमेज बनाई है लेंस L1 ने, उसकी वैल्यू हमें दिख रही है इमेज की पोजीशन की माइनस का 100, माइनस 100 रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो बनी होगी बेटा इस तरफ ही बनी होगी, कहीं पर इधर की तरफ मेजरमेंट। तो जब आप लेंस L2 की बात करेंगे तो फॉर L2 आपको क्या दिखेगा कि अब ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी फॉर द L2। बताइए समझ पा रहे हैं, तो अब L2 के लिए U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इधर से मेजरमेंट होगा तो 100 तो ये हो गया एंड 10 ये हो गया, तो U की वैल्यू फॉर L2 हो जाएगी माइनस का 110 सेंटीमीटर। F की वैल्यू इसके लिए है प्लस का 20। अब सॉल्व करेंगे तो 1/V 1/F2 प्लस 1/U बनेगा इस बार, 1/20 प्लस 1/माइनस का 110, ये इक्वल होगा ना 1/V के, बताइए। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करें अगर, तो इसको सॉल्व करना है इस बार, तो दिस विल बी इक्वल टू 220, यहां से ये कितना आएगा 110 आ जाएगा, एंड ये माइनस का 2 आने वाला है, ये माइनस ये 110 नहीं 11 आएगा, और ये माइनस का 2 आने वाला है। V की वैल्यू इक्वल आ रही है 220/9, इतनी यहाँ पर वैल्यू मुझे V की मिली है 220/9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L2। तो ये जो वैल्यू आई है ये 24.4 सेंटीमीटर आई है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब हमने एक पार्ट तो यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है कि भाई L2 मतलब पोजीशन क्या होगी इमेज की, तो हमने इमेज की पोजीशन तो बता दी है। अब हमें क्या चाहिए, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन भी चाहिए। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालें इसको समझिए। तो अभी यहाँ पर आपको पहले तो एक पॉइंट क्लियर करना होगा कि यहाँ मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो फाइनल इमेज बनी है एंड जो इनिशियली ऑब्जेक्ट गिवन था उन दोनों की बात हो रही है ना। तो अब समझिए इनिशियली जो ऑब्जेक्ट गिवन था पहले उसका इस लेंस की हेल्प से एक बार मैग्निफिकेशन हुआ होगा, तो इसकी हेल्प से अगर एक बार मैग्निफिकेशन होगा तो इसने जो इमेज बनाई थी उसको Hi1 बोल देते हैं, तो Hi1/HO इक्वल रहा होगा V/U के, V की वैल्यू माइनस का 100 अपॉन U की वैल्यू माइनस का 20। बताइए ये रहा होगा। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई वही, तो सेकंड लेंस के लिए आप बोलेंगे कि हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड लेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब Hi1, ये इक्वल होगा ना V/U के इसके लिए। अब इसके लिए V की वैल्यू हमने निकाली है 220/9, देखिए समझिए हमने क्या निकाला है 220/9, ठीक है, एंड U की वैल्यू इसके लिए कितनी थी, माइनस का 110 थी। बताइए ये M1 बोल देते हैं, ये M2 बोल देते हैं, हमें तो फाइनल इमेज Hi2 जिसको बोला हुआ है एंड HO जिसको बोला हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज निकलनी है। Hi2 को मैं सिंपली HI बोल देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ही M1 M2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो HI/Hi1 इंटू Hi1/HO इक्वल होगा 220/9 इंटू 110, तो ये माइनस का 2/9 है बेटा, इंटू यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंटू यहाँ पर लिखा है 5, ये तो 5 बन रहा है ना, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 10/9
एंड थस देखो hi1 से hi1 कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज की हाइट एंड इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट, दोनों का रेशियो हमको माइनस का 10/9 मिला है, तो दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन। तो आंसर इज -10/9। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब जो चीज हमको समझनी है वो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, या फिर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विद मिरर, दोनों की एक ही थ्योरी है। तो हम सिल्वरिंग समझेंगे, बाय डिफॉल्ट हमको दूसरी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, मैंने आपसे बोला कि लेट ये एक लेंस था, किसी भी नेचर का हो सकता है, बताइए। इस लेंस के मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, इसकी फोकल लेंथ थी एफ, फोकल लेंथ कितनी थी एफ एल, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इसलिए एफ एल मैंने बोल दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसकी इस वाली सरफेस पे हमने क्या कर दिया, वही वाली पॉलिश कर दी है जो हम प्लेन मिरर को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, हम प्लेन मिरर की जिस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाना चाहते हैं उसकी अपोजिट सरफेस पे हम पॉलिश करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी, इसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग कर दी है। तो अब जब आप इसकी सिल्वरिंग कर देंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब रेज इंसिडेंट होंगी तो ये वाली जो सरफेस है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगी, तो ये रेज फाइनली रिफ्लेक्ट होकर के लौटेगी। तो अब ये जो लेंस आपको दिख रहा था पहले, अब वो लेंस नहीं रहा, अब ये रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब ये एक मिरर बन चुका है ना। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जब रेज इंसिडेंट होंगी इस कॉम्बिनेशन पर, तो क्या क्या चीजें होने वाली है इसको समझिए। पहले तो मैं इन दो चीजों को सेपरेट करके ऐसे देख सकता हूँ कि लेट यहाँ पर अगर इन दोनों को सेपरेट करके देखें तो ये था हमारे पास लेंस, और जो मिरर यहाँ पर फॉर्म हुआ है एडिशनली, वो यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया है। मतलब समझिएगा, बहुत आसान है कि अगर इस लेंस की रेडियस आर थी तो यहाँ पर मैं इसको अलग अलग सेपरेटली देख सकता हूँ, ऐसे कि यहाँ पर ये एक मिरर है जिसकी रेडियस कितनी है आर है। तो आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो आपको ये वाला डिजाइन मिल रहा है, आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं, बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिल्वरिंग का मतलब लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर इस कॉम्बिनेशन पर अगर हम रेज को इंसिडेंट कराते हैं, देखना यहाँ से अगर कोई रे आई है, देखो यहाँ से अगर कोई रे आई है ऐसे, तो सबसे पहले तो ये लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कराएगा। तो एक बार कन्वर्ज कराया है इस लेंस ने, लेंस की फोकल लेंथ एफ एल बोली हुई है, यहाँ पे जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ को एफ एम बोला हुआ है, कॉम्बिनेशन जो होगा उसकी फोकल लेंथ की बात अभी करेंगे। तो जब यहाँ पर एक आप सेट ऑफ रेज को इंसिडेंट कराएंगे तो सबसे पहले तो वो लेंस से पास होंगी, लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कराएगा। तो लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है वो हमको पता है, इसकी पावर जो है वो भी हमको पता है, फोकल लेंथ पता है मतलब पावर पता है। अब जब ये रेज आकर के मिरर पे इंसिडेंट होंगी तो ये मिरर भी रिफ्लेक्ट कराएगा इन रेज को, एंड जब इस मिरर को देखें तो इस मिरर को भी देख करके आप बोलेंगे कि कन्वर्जिंग मिरर है, ये भी इनको रिफ्लेक्ट कराएगा। एंड जब ये रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से ये रेज ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये अगेन आकर के इस लेंस पे इंसिडेंट होंगी, एंड फिर से लेंस से जब ये क्रॉस होंगी तो लेंस इनको वन मोर टाइम कन्वर्ज कराएगा। बताइए, तो कितनी बार इनके ऊपर कन्वर्ज कराने वाला प्रोसेस आपको होता हुआ दिख रहा है। तो दो बार इस लेंस ने कन्वर्ज कराया है, एक बार इस मिरर ने कन्वर्ज कराया है। बताइए, समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना बेटा, यहाँ पे तीन चीजें हो रही है, एक बार लेंस ने कन्वर्ज कराया, फिर मिरर ने कन्वर्ज कराया, फिर लेंस ने कन्वर्ज कराया, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब हम इसके लिए इक्विवेलेंटली पावर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली दो एलिमेंट नहीं, आप इसको ऐसे ट्रीट करके चलिए कि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, दो लेंस है एक मिरर है, ऐसे ट्रीट करके चल सकते हैं, क्योंकि दो लेंस से मतलब एक लेंस से दो बार रेज जा रही है, मतलब दो लेंस है, ऐसा बोल दिया मैंने। तो जब आप यहाँ पर ओवरऑल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो उसको लिखेंगे पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर प्लस अगेन पावर ऑफ द लेंस।
बताइए ऐसे लिखेंगे ना, लेंस ने कन्वर्ज कराया, फिर मिरर ने कन्वर्ज कराया, फिर लेंस ने कन्वर्ज कराया, तो तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने। इक्विवेलेंट पावर जो आएगी वो ऐसे आएगी। अब एक यहां तक बताइए क्लियर हुआ आपको ये लाइन क्या लिखी है? इक्विवेलेंटली जो पावर होगी मिरर की वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इक्विवेलेंटली जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी जो पावर होगी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। लेंस की पावर PL, मिरर की पावर PM एंड इक्विवेलेंट पावर P इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, बट कन्वर्जिंग मिरर के लिए तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए मतलब दोनों ही कन्वर्जिंग है यहाँ पे, लेंस और मिरर, बट एक के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, एक के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर हमको थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। देखिए पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल होगा ना 2/f ऑफ लेंस प्लस 1/f ऑफ मिरर। अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये है क्या, ये तो मिरर है, एंड अगर ये मिरर है तो मिरर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर साइन डिसाइड किया जाएगा। तो इसको मैं बोल रहा हूँ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1/f ऑफ मिरर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब यहाँ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कराया है, क्यों नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कराया है? क्योंकि मिरर के लिए जब आप पॉजिटिव लेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेंस के लिए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों ही कन्वर्जिंग होंगी उसके बावजूद। फोकल लेंथ ऑफ मिरर नेगेटिव लेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कन्वर्जिंग लेंस आपको नेगेटिव, आपको फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर अगर नेगेटिव लेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो साइन अपोजिट है ना। तो हमने यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ मिरर को यहाँ पर पॉजिटिव लिया, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस को आप क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर मैंने रख दिया है, ठीक है ना। जो फॉर्मूला डिजाइन किया वो इस फॉर्म से डिजाइन किया, अब आप यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली साइन रखेंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह का आपको ये फॉर्मूला मिलने वाला है, इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, ये फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर है, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर है, ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर थी जो गिवन था, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस था जो गिवन था आपको, जिसकी सिल्वरिंग हमने की हुई है उसकी। चलिए पहले तो एक बेसिक सा एग्जांपल है, लेट ये एक लेंस था, कन्वर्जिंग था, ठीक है बेटा, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 था, फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर थी, हमने इसकी इस सरफेस पे पॉलिश कर दी है, ठीक है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के इक्विवेलेंटली आप इसको ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें अगर, तो देखिए सबसे पहले तो फोकल लेंथ ऑफ, अब इसको आप ऐसे ट्रीट करेंगे कि दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, दिस इज द लेंस एंड दिस वन इज मिरर with the same radius of curvature as this lens has, ठीक है, ऐसा होगा, बताइए। तो अब इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि फोकल लेंथ का जो रिलेशन होता था इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो होता था r/2 μ-1, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होती थी, वो तो r/2 ही हो जाती थी। बताइए ये रिलेशन चलते हैं, इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको गिवन है 30, so this will be 30 upon r/2 3/2 - 1। बताइए क्या बन रहा है, 1/2 डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 30 सेंटीमीटर ही आई है, ठीक है ना। r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है अगर, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी आई है, तो 15 सेंटीमीटर ही आई है। अब देखिएगा कि जब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमें पता है कि हम ये यूज करने जा रहे हैं 1/f ऑफ मिरर माइनस ट्वाइस ऑफ 1/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब देखिए ध्यान से,
सारी कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे क्लियर होंगी कि क्या करना है हमें। जब हम मिरर की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर विद साइन ही रखेंगे सब कुछ। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, अब ये कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती थी, तो आप यहाँ पर माइनस का 15 यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? -2 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये बन रहा है। इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का 1/15 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का 1/15 लिखा हुआ है, तो ये कितना आ रहा है बेटा 2/15 आ रहा है माइनस का। तो फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर आपको क्या मिल रही है? तो फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर आपको मिल रही है माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो मिरर है, ये जो मिरर इक्विवेलेंटली आपने माना हुआ है, ये कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट कर रहा है। नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब कॉनकेव मिरर। तो नेगेटिव साइन specifies that the combination will behave like a concave mirror, like a concave mirror। ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने इस बार ऐसा एक अरेंजमेंट लिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। एंड देन इसके साथ में यहाँ पर ये एक मिरर, मतलब यहाँ पर हमने इस सरफेस की सिल्वरिंग कर रखी है। ठीक है बेटा, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर एक सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेम ही है, ठीक है, ओके। बट इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/2 है। कितना? 5/2। क्लियर है क्या? अब आपको बताना है, बताइए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी कॉम्बिनेशन की। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, एज वेल एज यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आपसे पूछा जाता है फाइंड एफ इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टिंग मिरर। क्या करें? तो अभी पहले तो सिल्वरिंग वाला पार्ट जो है उसको छोड़ो। अभी आपको जब एक से ज्यादा लेंसेस दिख रहे हो, देन साथ में सिल्वरिंग दिख रही हो, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। पहला स्टेप मुझे दिख रहा है कि लेट अगर यहाँ पर 2 लेंस हैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि सिंगल लेंस के केस में तो फॉर्मूला मुझे पता है, तो 2 लेंस में क्या करें। तो पहले मैं बोल रहा हूँ आपसे कि पहले आप कुछ मत करिए, पहले आप इन दोनों लेंस को ही कंबाइन करके रिजल्टेंट लेंस बना दीजिए, एक सिंगल लेंस बना दीजिए। देन उस सिंगल लेंस को वहां पर उस मिरर के साथ आप कंबाइन करके सिल्वरिंग वाला केस सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 स्टेप में ये प्रॉब्लम हो गई। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लेंस का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। लेंस का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी फोकल लेंथ अननोन है, तो पहले आपको f2 निकालना पड़ेगा। f1 की वैल्यू लिखे, f1, तो f1 क्या है? तो f1 आप बोलोगे कि ये इक्वल होगा r/μ-1। ये 30 है, r की वैल्यू भी 30 है, r की वैल्यू आपको गिवन है, r की वैल्यू ही हमको निकालनी है। r की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3/2 μ-1, तो 2 इंटू 3/2 -1, मतलब ये 1 ही बनेगा, तो r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आएगी। अब जब आप f2 की बात करेंगे तो f2 क्या होता है? f2 बेटा किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है -r/2 μ-1। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका भी सेम ही था। f2 सॉल्व करना है, इस बार r की वैल्यू 30/2 5/2 -1, बताइए कितना आएगा? तो ये आ रहा है 15/5 -1 मींस
3 × 2, ये कितना आ रहा है? ये तो 5 आ रहा है, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गई है फोकल लेंथ। बताइए ठीक है क्या? ओके, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार। 5 - 2 बाय 3/2, तो 30 × 30/3, 10 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप निकालेंगे तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ आएगी उसको विद साइन ही रखना है, तो 1/f1, f1 की वैल्यू +30 प्लस 1/f2, f2 की वैल्यू -10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए कितना आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा 1 - 3। बताइए ये आ रहा है क्या? तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही बेटा यहाँ पर? एफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस लेंस, मतलब इस लेंसेस के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 30/-2, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंटली जो फोकल लेंथ आई है यहाँ पर लेंसेस की, उसको मैंने एफ एल बोल दिया, तो एफ एल की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर आ गई। एंड नेगेटिव साइन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है लेंसेस का, ये एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा कि कॉनकेव लेंस है यहाँ पर एक, एंड यहाँ पर ये एक मिरर है, एंड हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमें चाहिए होती है, वो हमने निकाल दी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमको चाहिए होता है, तो वो तो रेडियस हमें पता ही थी, आर है इसकी भी, तो r/2। r/2 का मतलब हुआ कि यहाँ पर फोकल लेंथ आपको क्या मिलेगी? तो फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर प्लस का। बताइए ठीक है ना? इस मिरर, इस मतलब फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर की बात करेंगे तो माइनस का 15 मिल जाएगी क्योंकि निगेटिव है। अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट हम कैसे लिख रहे थे? 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस ट्वाइस ऑफ 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ऐसे लिख रहे थे। इसके अंदर वैल्यूज रख दीजिए सारी। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस का 15 क्योंकि कॉनकेव मिरर है, माइनस का 2 × 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस इक्विवेलेंटली जो आया है उसकी फोकल लेंथ तो माइनस का 15 आई है, 1/f इक्विवेलेंट। ये कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है ही, तो 1 - 2 क्या बन रहा है? -1 + 2/15 1/f इक्विवेलेंट। तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई है? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आपको ये जो मिरर मिल रहा है ये एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है बेटा, कैसे बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स मिरर की तरह, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले से। A concavo convex lens is placed on the horizontal table with its convex surface polished to make it reflecting as shown in the figure. If radii of curvature of its two surfaces are 30 cm and 60 cm, respectively, find the position on the principal axis where a point object should be placed to obtain its image on itself. तो हमें बेसिकली इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहां पर अगर हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसकी इमेज उसी पोजीशन पे बने। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंटली यहाँ पर फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी इस कॉम्बिनेशन की, क्योंकि आप जब कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉर्म करेंगे तो आपको ये क्लियरली दिखने लगेगा कि उसके बाद अगर ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह आपको कॉनकेव लेंस की तरह आपको दिखने लगा, स्क्रीन नहीं आ रही है, 1 मिनट का, तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे कि भाई अगर हमको इसकी फोकल लेंथ पता चल जाए तो इसके सेंटर वाली पोजीशन पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज उसी पोजीशन पे बनती है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या? अल्टीमेटली आपको फोकल लेंथ इक्विवेलेंट जो मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ को ऑब्टेन करना है। अब उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए अब यहाँ पर आपको पहले तो ये जो लेंस दिख रहा है इस लेंस की फोकल लेंथ चाहिए होगी। ये देखिए ये जो लेंस दिख रहा है आपको, इस लेंस की फोकल लेंथ चाहिए होगी, देन इस मिरर की फोकल लेंथ चाहिए होगी। अब यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करें? बताइए, लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करें? तो अब हम आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। आपको दोनों ही सरफेसेस की रेडियस डिफरेंट दिख रही है इस बार, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए यहाँ पर इन दोनों सरफेसेस में से 30 सेंटीमीटर रेडियस किसकी होगी एंड 60 सेंटीमीटर किसकी होगी? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कर्वेचर है
ये वाला है, एंड इसका जो कर्वेचर है वो ये वाला है। तो किसका कर्वेचर छोटा है? बाहर वाली सरफेस का, मतलब इधर वाली सरफेस का। तो 30 सेंटीमीटर रेडियस किसकी होगी? ये वाली रेडियस होगी 30 सेंटीमीटर, एंड ये वाली रेडियस 60 सेंटीमीटर। बताइए ठीक है। अब इसको इस तरह से ट्रीट करिए कि ये एक्सिस है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इक्विवेलेंट, इस लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ मैं लेंस की, तो fl, तो 1/fl इक्वल होगा म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1। अब r1 r2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो रेज ऐसे जाएंगी, r1 r2 दोनों की वैल्यूज आपको नेगेटिव मिलने वाली है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव लेंगे यहाँ पर। तो 1/r1, 1/r1 का मतलब हो गया 1/60 माइनस 1/30 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर्मूला होता है ना, तो r1 r2 दोनों की वैल्यूज नेगेटिव ही रहेंगी। तो ये 1/2 बन रहा है, ये देखिए ये 60 बन रहा है, ये -1 था, ये प्लस का 2 था, ये कितना बन रहा है बेटा? तो ये माइनस का प्लस 1/30, तो 60 fl, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको कितनी मिली? 60 सेंटीमीटर। अब ये जो मिरर है, उस मिरर की भी फोकल लेंथ आपको चाहिए। मिरर की फोकल लेंथ तो लिख सकते हैं भाई, अगर ये रेडियस 30 थी तो ये वाली रेडियस जो है ये 30 ही तो है। तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? तो ये माइनस का 15 सेंटीमीटर होगी। नेगेटिव क्यों ली है? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। अब इक्विवेलेंटली यहाँ पर अब पूरे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस ट्वाइस ऑफ 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ मिरर मींस माइनस का 15 माइनस का 2 1/60। बोलो ये बन जाएगा, ठीक है ना? इसको नेगेटिव लिया है, उसको पॉजिटिव लिया है, क्योंकि वो पॉजिटिव निकल कर आई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? ये 30 बन रहा है, तो ये देखो 30 कितना बन रहा है बेटा? ये तो ये बन रहा है माइनस का 1, सॉरी ये बन रहा है माइनस का 2 माइनस का 1, 1/f इक्विवेलेंट। बताइए ठीक है क्या? f इक्विवेलेंट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई है माइनस का। नेगेटिव साइन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये एक स्फेरिकल मिरर, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अब अगर ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन होगी वो तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी। तो आंसर क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा, सो दैट 1 मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लो भाई, यहाँ पर क्या किया है? हाँ यार, सही सही बात है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो यहाँ पर 120 बना है बेटा, ये 120 सेंटीमीटर बना है, और सारे रिजल्ट चेंज हो गए फिर तो। देखो सारे रिजल्ट चेंज हो गए, आंसर चेंज हो गया है। ये 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमने निकाला था माइनस का 15 माइनस का 2/1/120 है ये। सो ये 60 बनेगा, 60 आ गया यहाँ पर, ये आ रहा है माइनस का 4, एंड ये आ रहा है माइनस का 1, 1/f इक्विवेलेंट ये आ रहा है। तो ये आ गया f इक्विवेलेंट, 5 से डिवाइड होगा तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। f इक्विवेलेंट की वैल्यू माइनस का 12 सेंटीमीटर आई है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन कितनी डिस्टेंस पे अब आपको मिलेगी इस मिरर के लिए, इक्विवेलेंट मिरर के लिए? 24 सेंटीमीटर पे। तो आंसर जो होगा आपका वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है? बताइए ओके, ओके बताइए, ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें?